Hi, good morning to all of you. We are here. I'm here to teach you your next class of modern democracy. Today I will teach you. Yesterday I have told you about two questions. Yesterday I have told you, teach you uh, modern democracy, and the first question was why a nation needs government. किसी नेशन को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। तो मैंने ये इसको बहुत ब्रॉडली समझाया भी था और आप लोगों को बोला था कि आप लोग ये क्वेश्चन करें। क्लास 6 के बच्चों से मेरी बात हो रही है, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। क्लास 6 के जो भी स्टूडेंट्स हो वो ध्यान से सुनो, और आप कल के वीडियो को अगर नहीं देखो तो फिर से देख लो। और कल के वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस बताए थे और उसके बारे में मैंने ये भी बोला था कि आप लोग कर लोगे। आई होप, ये मेरी उम्मीद थी। बट अभी तक उस पर किसी का कमेंट नहीं आया है। आप लोगों में से किसी का पता नहीं आप देखे भी हो या नहीं। होप सो कि अगर अभी से भी नहीं देखो तो उसको देखो, समझो, और उसमें कोई डिफ़िकल्टी जो भी हो वो उस पर कमेंट करो, अपना नाम कमेंट करो, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग उसको देख रहे हो। अगेन एंड अगेन वॉच करो। So now we are here, and I will teach you the next topic. Before teaching next topic, the questions of yesterday class, previous class, was why a nation needs government. So let's write this question. Why a nation needs government? For example, for functioning of a nation, किसी भी नेशन को फंक्शन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट। एक नेशन को एक गवर्नमेंट की जरूरत होती है किसी भी ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, प्रॉपरली फंक्शन कर सके। जैसे कि जनरली क्या होता है कि हम लोगों का जो बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो कहाँ से सर्कुलेट होता है, वो माइंड से सर्कुलेट होता है। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो भी वेन्स है पीछे की ओर गया है और वो सारे होल बॉडीज में फैला हुआ है, और यहाँ से जो माइंड इंस्ट्रक्शन देता है वो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, हमारा बॉडी फंक्शन करता है। तो जिस तरीके से बॉडी को फंक्शन करने के लिए एक माइंड की ज़रूरत होती है जो उसको चलाता है, देखता है, और जब कभी भी आदमी कोमा में चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, तो वो उसका कोई भी बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उसी तरीके से एक कंट्री को फंक्शन करने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। जिस तरीके से माइंड, अगर आप कोमा में चले जाते हो, सेंसलेस हो जाते हो, तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स जो भी ऑर्गन से काम करना बंद कर देता है, फंक्शन करना बंद कर देते हैं। काम करना तो नहीं बंद करते बट फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से एक नेशन में अगर उसके पास गवर्नमेंट नहीं हो तो वो नेशन फंक्शन नहीं कर सकता, चल नहीं सकता है। उसको कौन चलाएगा? एक गवर्नमेंट ही चलाएगी। वही तो एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, और उसका काम क्या होता है? इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू सिक्योर द लाइफ एंड लाइवलीहुड्स ऑफ अ कॉमन सिटीजन। ये कॉमन सिटीजन्स जो आम पब्लिक होते हैं उनका देख रेख करना, उनको सिक्योरिटी देना, उसके लाइफ के बारे में सोचना, उसका लाइवलीहुड्स देना यानी कि जॉब देना, वो सब कॉमन सिटीजन का सबको प्रोवाइड कराना, वो भी काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट दैट नो एनी सिटीजन हैज टू फेस इनजस्टिस इन देयर स्टेट एंड कंट्री। तो कोई भी सिटीजन, कॉमन सिटीजन है, उसके साथ इनजस्टिस ना हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट की जरूरत होती है। जब गवर्नमेंट सब चीज सही से फंक्शन करेगा, नेशन में सब चीज, हर पार्ट, हर सेक्टर को अच्छे से फंक्शनिंग करने लगेगा, तो किसी के साथ जो भी कोई इनजस्टिस है वो ना हो, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। एंड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन देयर स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर शुड नॉट बी वायलेटेड बाय द कॉमन एंड अनकॉमन सिटीजन। ये भी काम होता है गवर्नमेंट का कि जो रूल एंड रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो मेंटेन हो और वो कोई नहीं वायोलेट करे। कौन? कॉमन सिटीजन हो यानी कि साधारण आदमी हो, या फिर अनकॉमन सिटीजन हो यानी कि कोई बड़े लोग हो, वो भी, क्योंकि लॉ तो सबके लिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर।
to maintaining law and order. There are many types of works that is very important for functioning a nation, for functioning a country, and for that a nation is very important. तो आप लोग इसको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद है कि आप करके रखे होगे। अगर नहीं किए होगे तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। और जो सेकेंड टॉपिक जो मैंने कल बताया था वो ये था, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि मैं कल बता चुका हूँ। द फर्स्ट वन इज मोनार्की, द सेकेंड वन इज डिक्टेटरशिप। मोनार्की यानी कि राजतंत्र, उसमें किंग होता है, क्वीन होता है। और मोनार्की भी 2 तरह का होता है, एक ट्रेडिशनल मोनार्की होता है और दूसरा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ट्रेडिशनल मोनार्की में जो भी रूल रेगुलेशन होता है वो एक राजा बनाता है, वो उसके हाथ में पूरा होल पावर्स होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है उसमें जो रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा तैयार किए गए होते हैं। और वो जो एम्पायरर्स होता है, किंग होता है, उसके पास फुल पावर नहीं होता है, बहुत सारा पावर उसके पास नहीं दिया जाता है, उसका एक लिमिटेड पावर उसके पास होता है। वो हो गया आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द सेकेंड थिंग इज, और उसमें ये भी होता है कि हेरिडिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा होगा। वो मोनार्की फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ डिक्टेटरशिप। उसमें क्या होता है, जिसके पास फोर्स पावर होता है वो वहाँ पे जा करके उसको रूल करता है, डिक्टेट करता है, तानाशाही के तहत, अपना आर्मी के तहत जो भी होता है। और कोई भी नेशन, कोई भी पर्सन अगर उससे पावरफुल आ जाता है तो उसको हटा करके फिर वो वहाँ पे चला जाता है, फिर वो डिक्टेट करता है, वो तानाशाही करता है। और इसमें मोनार्की और डिक्टेटरशिप दोनों में डिफरेंस यही है कि मोनार्की में जो हेरिडिटी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन जो ये है डिक्टेटरशिप है उसमें हेरिडिटी यानी कि आप किंग के बेटे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी किंग बन सकते हो। ऐसे में क्या होता है, दोज पर्सन हु आर वेरी पावरफुल will be dictate the country, who will be rule over the country। वो अगर उससे बड़ा कोई ताकतवर आदमी आ जाता है तो उसको हटा करके फिर वापस वो गवर्नमेंट में आ जाता है और वो डिक्टेट करता है, वो गवर्नमेंट चलाता है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। वो उस जो बोल देता है वही लॉ एंड ऑर्डर होता है। उसमें कॉमन पीपल के कुछ भी साधारण आदमी है उसके कुछ बातों को वो क्या करेंगे, उसका क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, इन सारी बातों को बात नहीं किया। पब्लिक एंड सोशल वेलफेयर इज नॉट कंसिडर्ड इन द डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिक्टेटरशिप वो हो गया जिसका एग्जाम्पल भी मैंने पहले की क्लास में दे रखा था। और थर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि डेमोक्रेसी है, एंड वी विल लर्न अबाउट डेमोक्रेसी। आज हम आप लोगों से बात करेंगे इस वीडियो में, वो जो वीडियोज होगा उसमें जो बताएंगे आगे हम बताने वाले हैं वो डेमोक्रेसी है। तो आइए चलते हैं डेमोक्रेसी में। द डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड ऑफ डेमोज एंड कार्टोस। डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी मेड फ्रॉम Greek words demos and cartos. Demos means common people and cartos means to rule. It means democracy means rule of people. तो जो कॉमन पीपल के का जो रूल होता है, साधारण आदमी का जो रूल होता है वो डेमोक्रेसी कहलाता है। अब डेमोक्रेसी में सबसे पहले बात हम करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी it's a very in ancient time. At first it was a monarchy form of the government. monarchy पहले था, बहुत पुराने समय पहले क्या होता था, मोनार्की था। और मोनार्की में क्या होता था कि राजा रहता था, वो एम्पायर जो करना चाहता था वो करता था। फिर धीरे धीरे मोनार्की को एक ट्रेडिशनल मोनार्की के रूप में से कन्वर्ट करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लाया, जिसमें कि एक नियम और कानून एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत बनाया जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ,
जब ये भी लोगों को लगने लगा कि नहीं ये सही नहीं है, इसमें हमारा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो लोग इसके लिए फिर से रिवॉल्यूशन किए। तब ये जो सेकंड फॉर्म है वो आया डेमोक्रेसी। तो ओल्ड टाइम, इन एंशियंट टाइम, देयर वाज अ direct democracy. In direct democracy, all peoples of any nations, any cities, सब के सब क्या होते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे और वो डिसाइड करते थे कि क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशंस होगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर होगा, कौन इसको संभालेगा। और वो डायरेक्टली एक सेलेक्ट कर लेता था अपना शासक को, अपना जो उसको रूल कर सके, और उसके बाद उस हिसाब से काम किया जाता था। बट एज सुन एज ग्रेजुअली द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इट कुड नॉट बी पॉसिबल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया, जब पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो इकट्ठा होकर के एक जगह से एक डायरेक्टली किसी को सेलेक्ट कर लिया जाता था, ये पॉसिबल नहीं है। तब जाकर के आया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी है अभी के समय में। उसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है हर कंस्टिट्यूंसी में एक, और जो भी है वो क्या किया जाता है, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, और लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं अपने अपने कंस्टिट्यूशन से, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जा करके इकट्ठा होकर के एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये अभी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसमें आया है। तो ये जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। द फर्स्ट वन इज presidential form of the government, and the second one is parliamentary form of the government. Presidential form of the government में क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होते हैं और उनको सब डायरेक्टली वोट करके इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि यूएसए में है, जो प्रेसिडेंट को बहुत सारा पावर होता है उसके पास। और दूसरा जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव सब अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो सब मिल करके आपस में एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और उनमें से एक लीडर को इलेक्ट किया जाता है। वो उस सारे रिप्रेजेंटेटिव का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि पीएम बनता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी हो गया, गवर्नमेंट हो गया। तो ये अभी चल रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास काफ़ी पावर होता है, उसके पास बहुत सारा वीटो पावर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका पावर लिमिटेड रहता है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, उनको एक लिमिटेड पावर दिया गया है। सो अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक है इसमें पढ़ना। Generally, there are mainly political leaders felt that only politically electing a government and ruling our people is not democracy. If for making a real democratic country, a nation should encourage and promote social democracy and इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो विजनरी लीडर्स थे, वो जिनके पास बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस था और वो समझने वाले लोग थे, उन सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया कि पॉलिटिकली एक डेमोक्रेसी दे देना और पीपल्स को राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दे देना, तो वो केवल नहीं है। उसमें डेमोक्रेसी में जो सबसे उसकी खूबसूरती इसी में है, ब्यूटीनेस जो है डेमोक्रेसी का, वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें राइट ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए।
on a right of equality, and there are many fundamental rights that has been given to the common people, and there are many duties, fundamental duties that should be that should be uh, done by the common people, वो जो आम लोगों के द्वारा किया भी जाना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज भी उनका रहता है और फंडामेंटल राइट्स भी रहता है। तो ये पॉलिटिकली एक पेपर डॉक्यूमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन में दे देना और उस वो पर्याप्त नहीं, दैट इज नॉट एडिक्वेट, दैट इज नॉट सफिशिएंट। फॉर दैट जो सिनेरियो था वो ऐसा नहीं था। राइट ऑफ इक्वालिटी और जो भी राइट्स दिया गया था वो पॉलिटिकली तो अच्छा लगता था, डॉक्यूमेंट्स में तो था, लेकिन वो हमारे सोसाइटी में नहीं था। तो अगर रियली डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है हम लोगों को और आगे बढ़ाना है, डेमोक्रेटिक बनना है, रिपब्लिक कंट्री बनना है, रिपब्लिक होना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए करना ये होगा कि वी हैव टू गेन सोशल डेमोक्रेसी, वी हैव टू गेन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी ये है कि वाकई में अगर आप सोसाइटी में जाओ तो वहाँ पे कॉमन पीपल्स को वो राइट हो कि वो इलेक्ट करके गवर्नमेंट को जो भेज रहा है वो गवर्नमेंट उनकी बातों को वहाँ पे सोसाइटी में सुने। सोसाइटी में, समाज में जो इनइक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी है, कास्टिज्म है, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे इरेडिकेट किया जाए। दैट शुड बी इरेडिकेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए केवल एक रूल्स और पॉलिसीज बनाने से नहीं होगा, इसके लिए लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और अवेयरनेस लोगों में आना चाहिए जैसे जैसे। फॉर दैट वी हैव टू बी एजुकेटेड, नॉट ओनली इन पेपर वर्क। केवल बुकिश नॉलेज नहीं, सबों को ये सिखाया जाना चाहिए, समझना चाहिए कि we all peoples are common peoples and we are not different from each others. All of us are made by the government, made by the God, so we all are same and we should not discriminate another person. तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, और सारे लोगों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल रहना चाहिए। जब ये चीज आ जाएगा हमारे सोसाइटी में, ये प्रिवेल हो जाएगा, तब मानो कि सोशल डेमोक्रेसी हमारे नेशन में आ गया है, जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी बहुत हद तक हुआ है और बहुत हद तक के होना बाकी भी है। एंड द सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आप ये भी देखते हो कि इकोनॉमिकली जो ज़्यादा रिच पीपल होते हैं उनका डोमिनेंस ज़्यादा होता है समाज पे, सोसाइटी पे, वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। जो जिनका इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग एंड रिच पीपल आर डोमिनेंस ऑन द सोसाइटी, एंड दैट इज नॉट वेरी गुड, दैट इज नॉट फेयर। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, सोसाइटी में सबको इकोनॉमिक वे पे नहीं, ये स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इकोनॉमिक वे पे सबके साथ इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। कॉमन पीपल हैं, गरीब लोग हैं वो भी, अमीर लोग हैं वो भी, सबके लिए सोसाइटी में उतना ही रेस्पेक्ट होना चाहिए, उतना ही अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ आ जाए तो समझो कि वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द economic democracy. So for getting real democracy in our country, we need to develop social democracy, economic democracy, and then we can form originally political democracy. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रियल में अगर लाना हो तो उसके लिए पहले सोशल डेमोक्रेसी लाना होगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना होगा, और तब जाकर के हम लोग सबको समान राइट्स तो दिया गया है, इक्वल राइट्स तो दिया गया है, लेकिन ऐसा होने से केवल नहीं होगा। सबको सोशली यानी सामाजिक रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, और सबको उतना ही हक मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का, अपनी इंडिपेंडेंस को रखने का।
इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, सब किसी का किसी पे डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो जाकर के हमारा कंट्री एक अच्छा रिपब्लिक हो सकता है, डेमोक्रेसी को हम रियल में पता कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो हमने आपको ये बता दिया कि डेमोक्रेसी मीन्स होता क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स रियली अगर डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कोई पूछे तो दैट इज डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। रूल ऑफ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल है जो कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। दैट मीन्स गवर्नमेंट दैट विल बी इलेक्टेड इन डेमोक्रेसी बाय द गवर्नमेंट एंड दैट विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट विल बी द ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये जो डेमोक्रेसी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट इलेक्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो कॉमन पीपल उसको चुनेंगे, अपने वोट का उनको राइट्स रहता है, बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, उसमें से एक राइट टू वोट भी है। वो अपने वोट के माध्यम से उसको इलेक्ट करेंगे अपने मनपसंद का गवर्नमेंट। और जो ज़्यादा लोग जो मेजोरिटी होगी, जिनकी पसंद एक होगी, उन्हीं का गवर्नमेंट बनेगा। और माइनॉरिटी को भी उसमें ध्यान रखा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बनने के बाद वो किसके द्वारा इलेक्ट किया गया, तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। और वो किसके लिए काम करेगा, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, तो हो गया फॉर द पीपल। और उसके बाद जो थर्ड चीज है वो किसका गवर्नमेंट है, तो जो कॉमन पीपल ने इलेक्ट किया है तो कॉमन पीपल का ही गवर्नमेंट होगा, तो ऑफ द पीपल। दैट इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपको पढ़ना इस चैप्टर में वो है हाउ कुड बी democracy how could be a democracy will be successful. तो for being a successful democratic country we need political democracy, not only political democracy, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सब में ये जब डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो आ जाएगा तब हम एक रिपब्लिक कहलाएंगे और हमारे कंट्री में रियल में डेमोक्रेसी होगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब हमारे समझ आप लोग समझ गए होंगे। और डेमोक्रेसी होने के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए रियल में, नॉट बनाना डेमोक्रेसी, बनाना रिपब्लिक, मतलब झूठा और एक दिखावे वाला डेमोक्रेसी लोकतंत्र ना हो करके रियल डेमोक्रेसी अगर हमारे कंट्री में लाना है तो इसके लिए ये सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग दैट आवर कंट्री इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री, बट फुल्ली आवर कंट्री इज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री। वी आर डेवलप एंड रीचिंग टुवर्ड्स द गोल एंड वन डे वी विल कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री। एक दिन हम अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी हो जाएंगे जब हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएंगे, रिपब्लिक बन जाएंगे, जब हमारे देश में कोई भी भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको समान अधिकार केवल पेपर्स में नहीं दिया जाए, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया जाए, बल्कि समाज में भी मिले, लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ना ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, कौन अमीर है कौन गरीब है, ना ही सोशल बैकग्राउंड पे, मतलब कि कौन बड़े कास्ट का है कौन छोटे कास्ट का है। ये सारी चीज़ें जब हमारे समाज में आ जाएगी तब क्या होगा, वी विल बी अ कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड द सेकेंड थिंग इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो वी विल टीच यू अबाउट फंडामेंटल्स, I will teach you about fundamental rights and fundamental duties. Till then you write this question and after that I will teach you.